आगे जी सजीदानंद हीरानंद वासनागे की जन्म 7 मार्च 1911 को यूपी के देवरिया जिले के कुशीनगर नामक ग्राम में हुआ था। आगे को कवि, शैलीकार, कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, ललित निबंध का संपादक, अध्यापक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने दिनमान, नवभारत टाइम्स जैसी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। 1980 में इन्होंने वत्सल निधि नामक एक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृत के क्षेत्र में कार्य करना था। आगे प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्तलम 46, हरी घास पर छड़पड़ 49, बावरा अहरी 54, इंद्रधनुष रौंदे हुए 57, आंगन के पार द्वार 61, कितनी नाव में कितनी बार 67, 1964 में आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह के लिए आगे को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसमें मिला था? आंगन के पार द्वार पे 1964 में। अरे यार, तथा 1978 में कितनी नाव में कितनी बार के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। आगे की संपूर्ण कविताओं का संकलन सदा नीर नाम से 2 भाग में प्रकाशित हुआ। आगे की संपूर्ण कविता का संकलन सदा नीर नाम से 2 भाग में प्रकाशित हुआ। पाठ्यक्रम के अनुसार हम इनकी निम्न प्रसिद्ध रचनाओं का अध्ययन करेंगे, जो कि सिलेबस में लगी है यूनिट 5 में। कलगी बाजरे की या दीप अकेला, हरी घास पर छड़भर, असाध्य बेड़ा, कितनी नाव में कितनी बार। कलगी बाजरे की देख लेता है। यह अपने समय की प्रसिद्ध कविता है। आगे को अपनी प्रेमिका हरी बिछी घास में डोलती छरहरी सी एक कलगी बाजरे की तरह लगती है। इस उपमान पर काव्य जगत में हाहाकार मच गया, पर यही कविता आज हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कविताओं में एक मानी जाती है। कलगी बाजरे की का वैशिष्ट इसके नवीन उपमानों में निहित है, और कवि ने जिस प्रकार औचित्य का प्रतिपादन किया वह और भी दिलचस्प एवं तर्कसंगत है। यह कविता के काव्य संग्रह हरी घास पर छड़भड़ पर है। मतलब कलगी बाजरे किस काव्य संग्रह में है? हरी घास पर छड़भड़। हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरे बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका, अब नहीं कहता या शरद के भोर की निहार नहाई हुई टटकी कली चंपे की व गहरा हो। कवि व्याख्या देख लेते हैं। कवि आगे अपनी नायिका से कहते हैं कि तुम मुझे हरी बिछी घास में डोलती हुई छरहरी कलगी बाजरे की सी प्रतीत होती हो। कवि कहता है कि मैं तुम्हें अरुणिम साज के आकाश की अकेली तारिका नहीं कहता, और ना ही मैं तुम्हें शरद ऋतु की सुबह में ओस से नहाई हुई कुमुदनी या चंपे की ताजी कली कहूँगा। नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए। देवता इन प्रतीकों को कर गए कुछ। कभी बासा नदी खींचने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी? तुम्हारे रूप के तुम हो निकट हो इसी जादू के, निजी किसी सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की। व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति प्यार में कोई दुर्भावना है। ऐसा भी नहीं है कि मेरे प्यार में गहराई नहीं है और हृदय उथला है या फिर उसमें सूनापन है। ऐसा भी नहीं है कि मेरे प्यार में कोई कटुता या मलिनता है। तारिका का प्रकाश उजास और उसकी अलौकिकता कामिलिनी की निर्मलता है।
आज हम सहरातियों को पालतू मालंच पर सवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की साज के शून्य गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की हो। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, इन्हें जब जब देखता हूँ, यह फूला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है। पक्का बोलेगी। यह खुला वीरान संस्कृत का घना हो सिमट आता है, और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। शब्द जादू है मगर क्या समर्पण, कुछ नहीं। कवि कहता है, व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहता है कि हमारे जैसे शहरी लोग अपने मालच अर्थात घर के बगीचे में साज सजावट के लिए जूही का फूल उगाते हैं। कौन सा फूल उगाते हैं? जूही का फूल उगाते हैं, और उस पर मुग्ध होते हैं। कवि कहते हैं कि हम जैसे शहरी लोगों को उस ऐश्वर्य, सच्चे औदार सृष्टि के विस्तार का बोध ही नहीं है, जो हरी बिछी घास में या फिर शरद ऋतु की शानदार बेला के आकाश के रिक्त पृष्ठ पर लहलाते बाजरे की कलगी में है। आगे कहते हैं कि जब मैं बाजरे की कलगी को देखता हूँ तो मानो संसद का वीरान घना होकर सिमट आता है, और मैं उस रूपसी के प्रति जिसे मैं चाहता हूँ उसके प्रति मैं समर्पित हो जाता हूँ। कवि प्रेमिका से पूछता है कि प्रशंसा के शब्द भले ही जादू सा असर करते हैं, पर मैं प्रिय का एकांत में समर्पित हूँ, तो क्या समर्पण का कोई महत्व नहीं है? या लक्षणा से व्यंग्यार्थ है, या कि समर्पण प्रेम की सीमा है, या उसे कई बढ़कर है? यह दीप अकेला आला, देख लेते हैं। यह दीप अकेला। कविता में आगे ऐसे दीप की बात करते हैं जो स्नेह से भरा है, गर्व से भरा है। देखो, यह दीप अकेला स्नेह से भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंथी को दे दो। यह जन है गाता गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह आदित्य यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति दे दो। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। प्रस्तुत कविता में अजय जी ने दीप के माध्यम से व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने की बात कही। मनुष्य में संघर्ष करने की क्षमता अद्वितीय है तथा वह सहनशीलता में भी अतुलनीय है। समाज में व्यक्ति क्षमता का विलय होना राष्ट्र को मजबूती व दृढ़ता प्रदान करेगा। दीप के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि यह दीप अकेला स्नेह से भरा, अर्थात एक अकेला व्यक्ति प्रेम से व गर्व से भरा हुआ यदि समाज में विलय हो जाए तो उस समय के विकास को एक नई सीढ़ी और मिल जाएगी। यह वह व्यक्ति है जो ऐसा गीत गाएगा जैसे अब तक कोई न गा सका। यह वह पनडुब्बा है जो गहरे जल से सच्चे मोती ही ढूंढकर लाएगा, अर्थात समाज में ऐसा व्यक्ति लाभकारी ही सिद्ध होगा। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्म आयुक्त, इसको भी शक्ति दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति दे दो। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कापा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। उलम्ब बाहुव्याचिर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भक्ति दे दो। यह दीप अकेला स्नेह से भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति दे दो। व्याख्या देख लेते हैं। इन पंक्तियों के कवि ने अनुयोक्त के माध्यम से एकांकी जन की व्याख्या को स्पष्ट किया है। या जो एकांकी जन है जो सदियों से अपने में ज्ञान विज्ञान कला कौशल को संजो कर अनेकानेक गुण भाव को अपने में पिरोकर अनेक मधुर भावों का संचय करता है। एकांकी जन का गुण गोरस अर्थात गाय के
दूध के समान, जो कामधेनु के समान अमृत प्रदान करने की शक्ति रखता है। यह विशेष का अंकुर के समान, जो पृथ्वी के वक्ष स्थल को चीरकर सूर्य की और एकटक भय रहित होकर निहारता है। यह स्वयं ब्रह्मा के रूप में अर्थात द्वीप मनुष्य पद स्वयं तक ही सीमित नहीं रहता, उसे सांसारिक गतिविधियों में शामिल करके सर्वजन हिताय प्रयोग में लाया जाए। अब देख लेते हैं हरी घास पर क्षणभर। आगे के प्रसिद्ध काव्य संग्रह हरी घास पर क्षणभर 1949 में यह कविता संकलित है। यह आगे की एक लंबी कविता है। हरी घास पर क्षणभर एक लंबी कविता है। यह कविता एक सांकेतिक तथा प्रतीकात्मक कोटि में आती है। इस कविता में नगर की अकुलाहट और कोलाहल से दूर दो मित्र प्रकृति के खुले आंगन में आकर क्षण भर के लिए जनवादी युग और तथा उसकी समस्याओं को भूल जाना चाहते हैं। इस कविता में कवि व्यस्त जीवन की घड़ियों में से कुछ क्षण बचाकर प्रकृति में अपने अस्तित्व को बुलाने की चेष्टा करता है। यह कविता आगे की नवीन चेतना की प्रतीक है। माली चौकीदार सामाजिक बंधनों के प्रतीक है। सहज प्रणय की स्थिति में आत्मस्मृति मुक्ति के बीच का प्रतीक है। आगे की दृष्टि से सहज प्रेम का विवरण व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसलिए वह क्षण भर के लिए अपने बंधु के प्रमुख तथा आँखों का निहारना और उसके आंतरिक मन में झांकता है। आओ बैठे इसी ढाल की हरी घास पर क्षण भर। माली चौकीदारों का यह और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी है। हरी घास न्योतती कोई आकार रौंदे। आओ बैठो तनिक और सटकर कि हमारे भी स्नेह भार का व्यवधान रहे। बस नहीं दरार सभ्य शिष्ट जीवन की। चाहे बोलो चाहे धीरे धीरे बोलो, स्वतः गुनगुनाओ चाहे चुप रह जाओ। हो प्रकृति स्थिर तनो मत कटे छठी उस बारीकी तभो फूल खिलो सहज मिलो। अंतस्थिति अंतर संगति हरी घास सी, क्षण भर भुला सके हम नगरी की बेचैन बुदकी मुठ अकुलाहट और न माने उसे पलायन। क्षण भर देख सके आकाश धरा ध्रुवा मेघाली पौधे लता ढोलती फूल झरे पत्ते तितली उनकी पर पूछ उठाकर इतराती छोटी सी चिड़िया। और न सहसा चोर कहे मन में प्रकृतिवाद है स्खलन क्योंकि युग जनवादी। व्याख्या दे। आगे जी कहते हैं कि यहाँ बैठ हम चाहे बोले या ना बोले, चाहे हम धीरे बोले या मन की मत गुनगुनाए, चाहे चुप हो बैठे, चाहे तुम यानी तुम्हें जो उचित लगता है वह करो। इस वातावरण में घुल मिल जाओ अर्थात प्रकृति के रंग में रंग जाओ। क्षण भर हम न रहकर भी सुने गूंज भीतर के सुने सन्नाटे में किसी दूर सागर की लोल लहर की, जिसकी छाती की हम दोनों छोटी सी सिंहरण जैसी सीपी सदा सुना करती है। क्षण भर लय हो मैं भी तुम भी और न सिमटे सोच कि हमने अपने से भी बड़ा किसी भी अपर को क्यों ना माना। कवि आगे कहते हैं कि हम क्षण भर के लिए ही हम अपने शहरी जीवन के व्यक्तित्व को भूल जाओ और उसमें रहे भी तो हमारा तन मन उस शहर के शोर शराबे को भूलकर हम अपने मौन हृदय के सुने सन्नाटे प्रकृति रूपी सागर की हलचल ध्वनि को सुने। प्रकृति में मनुष्य अस्तित्व का उतना हृदय के सुने सना प्रकृति रूपी सागर की हलचल ध्वनि को सुने। प्रकृति में मनुष्य का अस्तित्व उतना ही लघु है जितना कि सागर में छोटी सी छोटी लहर का अथवा सीपी का।